नमस्कार, डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। कुछ समय के बाद देश में आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आम चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। जनता के बीच जाने के लिए सभी दल अपने अपने एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि दूरदर्शन न्यूज देश के हित के एजेंडे को आगे रखते हुए आपको पल पल की घटनाओं से रूबरू करवाता रहे और साथ ही राजनीतिक दुनिया में समय के साथ बदल रहे समीकरणों का सटीक विश्लेषण आपके सामने रखे। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होगी आपको ये बताने की किस दल का या गठबंधन के सामने किस तरह की चुनौती आने वाले चुनावों को देखते हुए खड़ी हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम 24 की चुनौती। तो लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दलों और गठबंधन के सामने 2024 की बड़ी चुनौती है। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडी गठबंधन, दोनों ही खेमे अपने तरकश के तीरों को सहेजने में जुटे हैं। विपक्षी गठबंधन जहां बिखरता जा रहा है तो बीजेपी नेतृत्व लगातार अपना कुनबा बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसकी अहम वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आगामी चुनाव को लेकर सेट किया गया टारगेट। उनकी अगुवाई में एनडीए न सिर्फ जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने की भी बात कह रही है। देश भर में ये चर्चा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी को 370 सीट और एनडीए के 400 से ज्यादा सीट जीतने के दावे के बाद शुरू हुई। रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को संबोधित करते हुए भी उन्होंने इसे मजबूती के साथ दोहराया। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कई मौकों पर हैट्रिक लगाने यानी अपने तीसरे कार्यकाल में आने का संदेश भी देते रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी नमो हैट्रिक की टी शर्ट पहनकर मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने का दावा किया। जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। दरअसल 2024 के रण को लेकर बीजेपी ने रणनीति साफ कर दी है। पार्टी को जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन वो तय टारगेट 400 के पार पहुंचने की कवायद में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिहार में जेडीयू की एनडीए में वापसी के बाद अब जयंत चौधरी की आरएलडी ने भी एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और वहीं पंजाब में बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश में टीडीपी से भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में गठबंधन को लेकर स्पष्ट संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि हम परिवार नियोजन में विश्वास करते हैं, लेकिन राजनीति में इसे नहीं अपनाते। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा गठबंधन आगे बढ़े और हम हमेशा नए सहयोगियों का स्वागत करते हैं।
और आइए अब हम बात करेंगे, अभी हमने एनडीए गठबंधन की बात की है, कुछ देर में हम इंडी गठबंधन की बात करेंगे, कांग्रेस की भी बात करेंगे। हमारे साथ 3 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश के पास चलते हैं। राजेश, एनडीए में जिस तरह की मेहनत देखी जा रही है और लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ देख रहे हैं आप हाल के समय में? देखिए, आपने अपने एंकर में ये कह ही दिया कि नीतीश कुमार की जिस तरीके से ताजपोशी एनडीए में हो गई है, आज विश्वास मत भी उन्होंने जीत लिया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर जयंत चौधरी एक बड़े फैक्टर माने जाते हैं और उनकी जो लेगेसी है, चौधरी चरण सिंह के वो पौत्र हैं और चौधरी चरण सिंह को अभी भारत सरकार ने भारत रत्न देने का जो फैसला किया है, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि पूरा जो जाटलैंड है वो आंदोलित है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन से जहां चौधरी साहब को सम्मान देने की कोशिश की, वहीं पर जो किसानों में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है और इसकी वजह से ही जयंत चौधरी ने एनडीए में आने का फैसला किया है। हालांकि तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, वो हालांकि इस तरह के आरोप आज लगा रहे थे विश्वास मत के दौरान कि वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, डील कर रहे हैं। विपक्ष का काम है इस तरह की बातें करना, लेकिन मुझे जो लगता है कि समीकरण जो उभरते बनते और बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें एनडीए ने कहीं जरूर हम कह सकते हैं कि लीड ले लिया है। और नीतीश कुमार बिहार में आ चुके हैं, साथ जयंत चौधरी यहाँ आ गए हैं। टीडीपी के साथ अगर आंध्र प्रदेश में इनकी बातचीत चल रही है, पुरानी एलाइज रही है, चंद्रबाबू नायडू का संबंध रहा है पहले से भी। अगर ये एक नया समीकरण अगर उभरता हुआ दिखाई पड़ता है तो कहीं ना कहीं एनडीए का कुनबा इस तरफ बड़ा ही नहीं हो रहा है, बल्कि वोट में यह कितना कन्वर्ट होता है और वोट के लिहाज से अगर देखें तो यह गठबंधन कितना पुख्ता होता है, यह तो चुनाव में पता चल पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने 400 पार का नारा दिया, 370 कमल का नारा दिया, और फिर अब जब अंतिम विदाई हो रही थी उस समय भी उनका कॉन्फिडेंस जो था वो देखने लायक था। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे अब तक वो जो कहते हैं वो करते रहे हैं। लेकिन जनता है जो चुनाव के समय में तमाम लोगों की बातें सुनती है और फिर फैसले करती है। तो चुनाव तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस की, ठीक है राजेश, अभी हम कांग्रेस के बारे में और इंडी गठबंधन के बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले धीरज के पास जाना चाहेंगे। धीरज, एक रिपोर्टर की जो नज़र होती है वो काफ़ी तीक्ष्ण नज़र होती है और समय के आसपास क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ये वो काफ़ी अच्छी तरह से देखता है। आपको क्या कुछ लगता है, जिस तरह से एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, एनडीए का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी मजबूत है, 400 पार का नारा दे चुके हैं और देश भर में जिस तरह के फीडबैक हाल के समय में आए हैं, चाहे वो विधानसभा चुनावों के जरिए आए हों या दूसरे जरियों से आए हों, उसमें भी कहीं ना कहीं इस पर मुहर लगती है? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाल के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, बात छत्तीसगढ़ की हो, बात राजस्थान की हो, बात मध्य प्रदेश की हो, एक हौसले की अगर हम बात करें तो हौसला पार्टी का पूरे तीनों राज्यों में जीत के बाद बढ़ा है। उसके बाद अगर हम कुनबे की बात करें तो पार्टी ने हर समय कोशिश की जो उसका जो बिछड़ा हुआ कुनबा है या उसका जो ऐसा कुनबा जो कि किसी कारणवश उससे अलग हो गया था, तो उस कुनबे को उन्होंने जो जोड़ने की कोशिश की। जैसा कि राजेश राज जी ने बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का आना और जो पश्चिम का जो लगभग 27 सीटों का रंग बदल जाना, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार की घर वापसी होती है और किस प्रकार से ऐसा कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो इस बार की तस्वीर जो होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। तो एक प्रकार से उसको भी साधने की कोशिश की। अभी आपने टीडीपी का भी जिक्र किया कि टीडीपी किस तरीके से इस गठबंधन की बात चल रही है या सीट शेयरिंग की बात चल रही है। और जो सबसे हालिया आप देख सकते हैं आज की, अगर हम घटनाक्रम को देखें तो आज आप महाराष्ट्र का ही को ही वानगी के तौर पर देख सकते हैं कि कैसे वहाँ के जो पूर्व सीएम हैं वो टूटकर सीधे अलग हो जाते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो एक तरह
जो ठीक है। एनडीए का जो कुनबा है वो कुनबा बढ़ता जा रहा है। ठीक और है, दूसरी ठीक है। तरफ जो धीरज, अनंत विजय जी के पास हम चलेंगे। अभी हम आपसे और बात करेंगे, अभी हम इंडी गठबंधन की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। अनंत विजय जी, एनडीए का जो आत्मविश्वास है वो इस वक्त काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसके पीछे कारण भी हैं। कारण हैं जो विभिन्न तरह के फीडबैक हैं, चाहे वो विधानसभा चुनावों के जरिए हों या दूसरे जरियों से हों, वो एनडीए का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री की ओर से 400 पार का टारगेट भी दिया हुआ है। एनडीए का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। जो हालिया घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो बिहार की हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्या कुछ आपका एनालिसिस है एनडीए को लेकर के? एनडीए को लेकर देखिए जोशी जी, मेरा एनालिसिस ये है कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन को की जो धुरी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और एनडीए की धुरी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का एक ऐसा चेहरा है जिसकी मतदाताओं के बीच बहुत जबरदस्त साख है और उस साख का जो ग्लू है, वो जो एक आकर्षण है, वो दूसरे दलों के नेताओं को इस ओर आने के लिए लगातार प्रेरित करता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आने पर उनकी जीत सुनिश्चित होगी और लंबी राजनीतिक पारी खेलेंगे। अभी आपने कहा है कि आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, INDIA गठबंधन के बारे में, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे सर। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह की मेहनत प्रधानमंत्री की ओर से होती है या बीजेपी का जो उच्च नेतृत्व है, जिस तरह की मेहनत, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है मेहनत। जी, मैं यही कह रहा था कि जो सामने का गठबंधन है वहां वो गठबंधन अभी बगैर किसी धुरी के चल रहा है, क्योंकि उस गठबंधन का न कोई संयोजक है, न कोई झंडा है, न कोई डंडा है, सिर्फ एक नाम है उनके पास, INDIA। वहां पर न उनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, न उनकी कोई अर्थ नीति है, न उनकी कोई विदेश नीति है, न उनके बीच में एक कोहेसिव पॉलिटिक्स की आधार भूमि है। आप याद करिए, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने रोस्ट होकर ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और ये इस तरह के बहुत जगह से, बहुत कोणों से, फारूक अब्दुल्ला जी की बात करिए। और आपको एक और जानकारी दूं कि आज ही फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की पूर्व MLC थी शहनाज गनी, वो शामिल हो गई हैं बीजेपी में। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, छोटी घटना है पर ये बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की शहनाज अपने दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। ठीक है, एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार हम इंडी गठबंधन और कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. And the kick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किस दल, किस गठबंधन के सामने आने वाले चुनाव को लेते हुए किस तरह की चुनौतियां हैं। अभी हमने बात की एनडीए के बारे में और आपको बताया कि किस तरह से एनडीए का जो कुनबा है लगातार बढ़ रहा है और एनडीए का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी इस वक्त बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को शिकस्त देने के लिए एकजुट हुए 15 से ज़्यादा पार्टियों वाला इंडी गठबंधन अब बिखरता नजर आ रहा है। जिस तरह से इस गठबंधन की नींव रखने में अहम योगदान देने वाले नीतीश कुमार इससे अलग हुए, उसी से विपक्ष की तैयारियों की पूरी पोल खुल गई। हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही विपक्षी गठबंधन के बीच तकरार खुलकर सामने आ गई थी, लेकिन 3 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद इंडी गठबंधन में टूट की कहानी शुरू हो गई। सीट शेयरिंग की बात बढ़ी तो विपक्षी गठबंधन दलों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को आंखें दिखाना शुरू किया। सीट शेयरिंग तो दूर, दीदी ने तो दो टूक कह दिया कि उनकी पार्टी टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव में उतरेगी। वहीं इंडी गठबंधन को लेकर जोर शोर से जुटे नीतीश कुमार बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के महागठबंधन से अलग हो गए और एनडीए का दामन थाम लिया। वहीं यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर इंडी गठबंधन की तैयारियों को पहले ही झटका दे चुकी हैं। और रही सही कसर आज जयंत चौधरी की आरएलडी ने पूरी कर दी। खेला बंगाल, बिहार और यूपी में ही नहीं हुआ, पंजाब और चंडीगढ़ में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी एकला चलो की राह पर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो पंजाब के तरन तारण की रैली में कहा कि दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। और हमारे साथ यहाँ पर हमको कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई। हमारी पार्टी अब देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात किसी भी पार्टी व गठबंधन के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। तो आइए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता और एक वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार मौजूद हैं। इस बार हम सबसे पहले अनंत विजय जी के पास चलेंगे। अनंत विजय जी, ये अगर इनकी कोशिशें देखी जाएं इंडी गठबंधन की, तो काफ़ी पहले ये कोशिशें शुरू हो गई थी और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता इनकी कोशिशें और मजबूत होती, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ये पूरा गठबंधन बिखर गया है। कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, किसी ने गठबंधन ही छोड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए जोशी जी, INDIA गठबंधन में नेतृत्व और नियत दोनों की कमी मुझे दिखाई देती है। नेतृत्व की कमी इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही कैलकुलेटिव मूव लिया और जब वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि 2 राज्यों में हमारी चुनाव सरकार आ जाएगी तो हमारी मोल तोल की ताकत बढ़ जाएगी। तो पिछले 3 महीने उन्होंने छोड़ दिया और अपने आसन्न ताकत को लेकर निश्चिंत थे कि उन्होंने सहयोगियों से बात नहीं की और सहयोगियों के बीच इसको लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, जो अभी आपने नीतीश कुमार के बयान में भी सुना कि कुछ करवे नहीं किया तो हम छोड़ दिए। तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद वहां हार हो गई। हार होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व को, जो इस गठबंधन की धुरी समझी जाती है सबसे बड़े दल होने के नाते, उनको इन चीजों में जुटना चाहिए था, लेकिन उनके नेता
एक यात्रा लेकर निकल गए। अब वो यात्रा में पूरी पार्टी लगी हुई है, उनके सामने ये चुनाव को लेकर वो पार्टी गंभीर दिखती ही नहीं है। दरअसल दिक्कत यही है कि उनका नेतृत्व पता नहीं कहाँ रहता है। अब एक एक करके आज जैसे अशोक चौहान जी ने पार्टी छोड़ दी, और अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने जो कहा है वो बहुत गंभीर है। वो आप हेमंता बिस्वा शर्मा के कांग्रेस छोड़ने की घटना को याद करिए, और संजय निरुपम कह रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं से वो बात करना चाह रहे थे, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो जब आप अपने दल के पूर्व मुख्यमंत्री से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपसे ये अपेक्षा कैसे की जाए कि आप दूसरे दलों के नेताओं के साथ बैठकर बात करेंगे और गठबंधन की तैयारियां करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन, जिसको बड़े जोर शोर से INDIA नाम दिया गया था, देश के नाम के साथ जोड़ा गया था और बड़े बड़े सपने देखे गए थे, उसको धरातल पर उतारने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में, अपने गठबंधन को मजबूत करने में, गठबंधन के नए साथियों की तलाश करने में, और कांग्रेस नीति जो INDIA गठबंधन बढ़ा उसको कमजोर करने की रणनीति और राजनीति दोनों पर काम करते रहे। परिणाम आपके सामने है, देश की जनता के सामने है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की जो एक गारंटी वाली बात है, एक बस मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगा, इन दिनों अगर आप देख रहे हैं तो विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नरेंद्र मोदी 3.0 की जो सरकार बनने वाली है उसके लिए गेम चेंजर साबित होगी। जिस प्रकार सर यहीं पे एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये ट्रस्ट फैक्टर कितना यहाँ पर काम आता है जनता के बीच में? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जिन योजनाओं की शुरुआत करते हैं, जिनका लोकार्पण करते हैं, उनका उद्घाटन भी करते हैं, तो ये ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है? ट्रस्ट फैक्टर बहुत काम करता है। और अभी आप देखिए विकसित भारत यात्रा में जोशी जी कम से कम जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 18 करोड़ लोग उसके साथ आकर और अपनी समस्याओं का हल ऑन द स्पॉट करवा के जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें से 90% उनके वोटर बन के जा रहे हैं। किसी को गैस सिलेंडर की कमी है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, किसी को शौचालय चाहिए, शौचालय तो चलिए बहुत बहुत बन गए, किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को BPL कार्ड चाहिए, वो ऑन द स्पॉट हो रहा है। और 2600 गाड़ियां पूरे देश में चल रही हैं जो कि एक दिन में 5200 जगहों को कवर करती है। तो आप समझ लीजिए इसका गुणा गणित अगर आप जोड़ेंगे तो एक बड़ा रकबा देश भर का उन्होंने कवर किया है। और इसको बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स जो पुराने ढर्रे से राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं, जो नरेंद्र मोदी की, देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 10 साल में सूत्र बिल्कुल फेल हो गए। अब आप उनके कदमों को जोड़ते हुए आकलन कर सकते हैं, बहुधा आप सही हो सकते हैं, बहुधा आप गलत भी होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गारंटी वाली बात आपने पूछी और जिस प्रकार से ट्रस्ट वाली बात आपने पूछी, जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी के चेहरे में इतना उसका जो फैक्टर है, वो कोशेंट जो है वो इतना बढ़ा हुआ है कि मुझे लगता है कि सर हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के अंदर में जो लड़ाई चल रही है वो किस तरह से चल रही है। हमारी अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। विपक्षी गठबंधन के ताश के पत्तों की तरह ढहने के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरर्थक अभ्यास लग रही है। सहयोगियों के साथ छोड़ने और यात्रा को मिल रही धीमी प्रतिक्रिया ने कांग्रेस को इस कवायद में कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया है। RLD के झटके का पहला असर राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में होने वाली न्याय यात्रा में पड़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा अब पश्चिमी यूपी में नहीं जाएगी। वहीं कांग्रेस लगातार अंतर्कलह और अंतर्विरोध से भी जूझ रही है। कांग्रेस को आज ही महाराष्ट्र में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने न सिर्फ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया बल्कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा।
इसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने का ठीकरा कांग्रेस नेताओं पर फोड़ दिया। तो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस में बवाल थमता नहीं दिख रहा है। सिद्धू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शायराना अंदाज में पोस्ट लिखा कि अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। इससे पहले कांग्रेस से निष्कासन के बाद रविवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर चुके हैं। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। तो एक तरफ कांग्रेस में जहां घमासान मचा है, वहीं विभिन्न पार्टियों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता शहनाज गनई आज भाजपा में शामिल हो गई। जम्मू कश्मीर के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी शहनाज गनई प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। तो हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं और बहुत संक्षेप में आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले अनंत विजय जी, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, कांग्रेस जो एक तरफ तो पूरे गठबंधन को लीड करना चाहती थी और उसके लीड करने के चक्कर में पूरा गठबंधन बिखर गया है, लेकिन कांग्रेस अपने घर को भी नहीं संभाल पा रही है। वो संभाल भी नहीं पाएगी। अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से उनके नेतृत्व का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस प्रकार से उपेक्षा भाव है, मैं जब वो अमेठी में चुनाव हारे थे श्रीमान राहुल गांधी, तो मैं अमेठी गया था और वहां पर कई लोगों से मैंने चर्चा की थी। उस पर एक पुस्तक भी लिखी मैंने, खैर वो अलग बात है। वहां लोगों ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई जोशी जी, मैं आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो नाराज हो जाते हैं तो वो दंड भी नहीं देते हैं, वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और बातचीत नहीं करते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो इनाम भी नहीं देते हैं। ठीक है सर, दरअसल वक्त की पाबंदी है और वक्त भी इस कार्यक्रम का खत्म हो रहा है। और ये कार्यक्रम हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल से लगातार 7 बजे हम इस कार्यक्रम को दिखाएंगे और आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति विभिन्न राजनीतिक दलों की, विभिन्न गठबंधनों की है, ये हम बताएंगे। राजेश राज, धीरज और अनंत विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।